पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। संयम सुशासन के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर तय करने वाली बीजेपी पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ने को बेकरार है। 6 अप्रैल 1980 को वजूद में आई बीजेपी आज देश की सियासत का प्रतीक बन गई है। अपनी स्थापना के इस 42वें वर्ष को बीजेपी बड़े और प्रभावी ढंग से मनाने की तैयारी में है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने जहां बीजेपी के जन्म और देश की राजनीति में उसके संघर्ष से लेकर सियासत के शिखर तक पहुंचने पर बात की, तो पीएम ने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और मंत्र के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। पीएम ने कहा कि आज देश के पास नीति भी है, नियत भी है, निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। बीजेपी की विकास यात्रा पर बात रखने के साथ ही पीएम ने पूर्ववर्ती सरकारों और विरोधी दलों को भी निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, भेदभाव, भ्रष्टाचार सब वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट थे। पीएम ने कहा कि देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ आ गया कि परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र की दुश्मन हैं और संविधान को कुछ नहीं समझती। बीजेपी ने इस राजनीति को टक्कर दी है, देशवासियों को इसके नुकसान बताने में सफल रही। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये बात और ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। तो आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस, लेकिन इस 42 साल के अपने सफर में बीजेपी ने जो सफर 2 सीट से कह सकते हैं कि शुरू किया था, आज 303 सीट तक बीजेपी पहुंच चुकी है। ऐतिहासिक यहां पर बीजेपी ने कारनामा जो है वो कह सकते हैं कि दर्ज किया है बतौर राजनीतिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, विपक्षी दलों को कैसे निशाने पर लिया, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में विरोधी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले सियासी दलों ने देश का बड़ा नुकसान यहां पर किया है और बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने वोट बैंक की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से टक्कर ली और लोगों को यह समझाने में सफल रही कि इससे क्या नुकसान देश को हो रहा है। उसका नतीजा आज पूरे देश के सामने है। आज बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं, दूसरे विपक्षी दल हैं, उनकी राजनीति जो है वो कहां पर आ जाती है? क्या विपक्ष अब पूरी तरह से खात्मे की कगार पर पहुंच गया है या चुनौतियां जो हैं अब बीजेपी के सामने कुछ और ज्यादा खड़ी हो चुकी हैं? क्योंकि जब उम्मीदें यहां पर बढ़ती हैं तो जब किसी से अपेक्षा होती है तो उम्मीदें भी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। सपा के प्रवक्ता शौकत अली हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजेश चौधरी, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगी। राजेश जी, बीजेपी जिस लक्ष्य को पाने के लिए निकली थी, क्या लगता है कि वो लक्ष्य हासिल हो चुका है? परिवारवाद की राजनीति को लेकर जिस तरीके से
शुरुआत से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजनीतिक दलों को निशाने पर लेते रहे हैं। क्या ये हथियार अभी भी उतना ही आपको कारामद लगता है, या भी जो मौजूदा कुछ समस्याएं देश के सामने हैं उसके सामने लगता है कि बीजेपी की अब ये नीति जो है आगे और नहीं चलने वाली? देखिए, देश में जब आजादी से पहले राजशाही थी और राजतंत्र माँ की पेट से नेता पैदा होता था, तो राजशाही को लोकतंत्र में बदला गया आजादी के बाद। और लोकतंत्र लागू होने के बावजूद भी कांग्रेस का जो इतिहास है वो लोकतंत्र की राजशाही में जी रहे थे लोग। वहां भी नेता के घर में ही नेता पैदा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से ये पूरा प्रयास रहा कि हम लोकतंत्र के जो जीवंत मूल्य हैं उनकी रक्षा करेंगे, संविधान की जो आत्मा है उसकी रक्षा करेंगे, और भारत को कैसे गौरवशाली राष्ट्र बनाए, भारत के राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चले। और एक परिवार के रूप में जो काम कर रहे थे कांग्रेस के लोग, वो परिवारवाद आगे ना बढ़े यही कोशिश की। आज आप जानते हैं जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं कह सकता है, और कांग्रेस को नेहरू परिवार के अलावा दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता मित्र बैठे हुए, इनकी पार्टी में भी मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव ने जबरदस्ती कमान संभाल ली, उन्होंने तो छीन ही लिया अपने पिताजी से पार्टी को। अब आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उस परिवार के अलावा आगे आ जाएगा। आरएलडी की बात करेंगे तो चौधरी अजीत सिंह जी थे, उसके बाद जयंत चौधरी आ गए। जितनी भी पार्टियां हैं सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक का संविधान है, तो बीजेपी के क्वेश्चन संविधान के अनुरूप हम काम करें, अपने मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने काम के दम पर। यदि कोई व्यक्ति चुन करके आएगा, पार्टी में आगे बढ़ेगा, तो उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। बाकी दलों में ये नहीं है, वो तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, व्यक्ति पर आधारित पार्टियां हैं। हमारा जो संगठन है, हमारी जो काम करने की शैली है, वो सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करने वाली शैली है, सबको साथ लेकर के चलने वाली शैली है। बाकी किसी पार्टी में आपको नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। 1980 से लेकर आज 42 साल हो गए। 42 साल में निरंतर तरक्की कर रही है, निरंतर हमारा विस्तार हो रहा है, हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है, हमारे समर्थकों का विस्तार हो रहा है। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं। हमारी नीतियों से लोग प्रभावित हैं कि सारे लोग इकट्ठा होकर के हमसे लड़के देख लिए। 2019 में परिणाम क्या है आप जानती हैं। इसीलिए भाजपा के हाथ में ही देश का भविष्य सुरक्षित है, ये जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। शौकत अली जी, क्या विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से अब निशब्द हो चुका है इस सवाल के सामने? जब परिवारवाद की बात सामने आती है तो विपक्षी पार्टियों के सामने इस सवाल का जवाब नहीं होता है। क्या यही वजह है विपक्ष को मिलने वाली हार का? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात त्रिपाठी। प्रभात जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए कायनात जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 42 साल का सफर भारत की राजनीति में पूरा हुआ है, ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जनसंघ से जनसंघ पार्टी थी, और वहां पे भी एक तिगड़ी थी, जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक और दीपक चुनाव चिन्ह उनका हुआ करता था उस समय। जब 80 में ये पार्टी आई और वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी थी, वही 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी। और 80 के दशक से 84 में जब ये लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे आए तो 2 सांसद इनके हुआ करते थे देश के अंदर। 2 सांसद से 282 सांसद का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका एक नारा था, उस नारे के साथ, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पे एक अटैक किया। देखिए कांग्रेस लगभग 150 साल पुरानी पार्टी है, और नेहरू के टाइम से जिस तरीके से एक परिवार पूरा लगातार उनका एक पार्टी में कब्जा किए हुए है, उस पूरे परसेप्शन पे देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने परसेप्शन को बिल्कुल साफ सुथरा परसेप्शन रखा है। एक देश
श्रेष्ठ भारत। और उसके साथ साथ जो सबका साथ सबके विकास की बात आई, लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा शुरू की और जिस तरह उनका रथ यात्रा में गिरफ्तारी हुई और हिंदुत्व का वोट राम मंदिर को लेके 92 में जिस तरीके से ये अयोध्या में पूरा हुआ और एक नायक के रूप में आडवाणी जी उभरे, भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी जी का योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। वहां जो अटल जी और आडवाणी की जोड़ी थी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे ले गई और 2 सांसदों से 282 वाली पार्टी बना दी। 2014 में जब फिर अमित शाह और एक मोदी की जोड़ी आई, वो भी एक जोड़ी आई। देखिए 2 लोग भारतीय जनता पार्टी को लगातार शीर्ष में ले जा रहे हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नई भाजपा बनी तो एक भाजपा का एक नया कल्चर पैदा हुआ, नया बिल्कुल एक राष्ट्रवाद पे पूरी पार्टी चली गई और राष्ट्रवाद पे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की और सत्ता हासिल की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2014 के बाद कितनी विजय प्राप्त की है, आज 29 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन है देश के अंदर वो ये क्लियर है कि ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ये पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये पार्टी विकास के काम और देश को आगे बढ़ाने की पार्टी है। और कांग्रेस ने अपना जो परसेप्शन अपना तोड़ नहीं पाया अभी तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कि परिवार, एक ही परिवार पे वो पार्टी टिकी रही। अगर उन्होंने पहले कहीं इसका प्रयोग कर लिया होता आज से 20-25 साल पहले तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दे सकती थी। लेकिन आज 42 साल के सफर में चाहे रीजनल पार्टी हो, मुलायम सिंह की 27 साल पुरानी समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह परिवार में फंसे रहे, 27 साल पुरानी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है और उसके बाद इस तरीके से फायर ब्रांड हिंदुत्व एक नेता पैदा हुए योगी आदित्यनाथ जी एक साधु संत के रूप में, और उन्होंने उत्तर प्रदेश से भागदौड़ संभाली और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा दोबारा सरकार बना के। तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और संघ ने मिलकर जिस तरीके से 1921 में संघ के हेडगेवार ने जब संघ का स्थापना की थी वहां से संघ और भाजपा। लेकिन प्रभात जी ठीक है, एक पार्टी का हम उदय इस तरीके से देख रहे हैं कि एक अद्भुत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से वो कैसे आगे बढ़ती गई और अब आज जो है वो सत्ता की शिखर पर दिखाई देती है। और दूसरी जो तमाम पार्टियां हैं, जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है कांग्रेस, वो भी आज उसके सामने जो है काफी उसका कद छोटा दिखाई देता है। लेकिन क्या अब दूसरे दलों के सामने, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी होता है, तो क्या मजबूत विपक्ष के रूप में आप अभी देखते हैं कि कोई दल जो है वो उसी तरह से, उसी तरीके से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं जैसे कभी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दलों के सामने आई थी? देखिए कायनात जी, जिस तरीके से विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी रही है और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता रहे और वो यूनेस्को में जाके उन्होंने जो है अपनी बात रखी और एक सबसे लोकप्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रह के भी। लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विपक्ष को लेके चले। देखिए विपक्ष का लोकतंत्र में मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पे, कांग्रेस अपने जो प्रोग्राम्स उनके हैं या उनकी जो एक परिवारवाद की एक शैली है उससे कांग्रेस धरातल पे लगातार जा रही है। और रीजनल पार्टी में कुछ पार्टियां हैं जो केंद्र में टक्कर दे सकती है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे आगे उभरते हुए केजरीवाल हो। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर टक्कर देने में मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा जो एजेंडा है वो राष्ट्रवाद को लेके है और देश सर्वोपरि है। सबसे पहले देश, बाद में पार्टी, फिर बाद में सत्ता। तो ये जो संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा बना हुआ है पूरे विश्व के उसमें परिदृश्य में, वो एक निश्चित काबिल तारीफ है। देखिए 2014 में जब मनमोहन सिंह की यूपीए की 10 साल की सरकार थी तो मोदी जी जब गुजरात से निकल के एक गुजरात मॉडल को लेकर देश के सामने आए और 2014 में उनको एक प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी एक नई पार्टी के रूप में एक उभर के सामने आई और कमल जो उनका चुनाव चिन्ह था वो बिल्कुल खिलता हुआ चला गया। और अभी देखिए अभी खिल रहा है कमल। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं कि जब कोई भी पार्टी 42 साल के सफर में शीर्ष में रहे तो शीर्ष में जब वो रहती है तो वो वहां टिकना बहुत जरूरी है। देश की आवाम के सामने, देश की जनता के हर वर्ग को लेके
और जो समस्याएं हैं देश के अंदर, जी। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, या जो भी 125 करोड़ की जनता पे परेशानियां हैं, वो अब आपको सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि आपकी 29 राज्यों में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपको 4 राज्यों में राजेश जी। लगातार विजय मिली आपको, तो आपके ऊपर भारत को संभालने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस विलुप्त हो गई है, कांग्रेस अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कारण विलुप्त हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि देश की 125 करोड़ जनता की आपको रक्षा करना है। आपने 42 स्थापना दिवस आज मनाया है, आपको बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जो उनके फॉलोअर हैं, देखिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, करोड़ों, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख, जिम्मेदारी वो भी यहाँ पर बड़ी हो जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की तरफ जो है वो ध्यान दिलाया है सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का कि पार्टी बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो रही है। राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजेश जी, जैसे यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात त्रिपाठी, उन्होंने भी कहा कि अब जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी है और चुनौतियां जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त बड़ी दिखाई दे रही हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी की समस्या है, अगर इन पर कंट्रोल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को इससे धक्का भी पहुंच सकता है। क्या पार्टी इन तमाम समस्याओं, इन मुद्दों पर कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए तैयार दिख रही है? अपने पार्टी का विस्तार तो अच्छी तरीके से कर लिया है, लेकिन क्या इन समस्याओं के साथ, जैसे बात हो रही थी कि लोगों के दिलों पर राज करना है और दिलों तक पहुंचना है, सबका साथ सबका विश्वास की बात हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर ये समस्याएं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विश्वास को हिला दें, डिगा दें? देखिए, प्रभात जी की बात को बड़े गौर से सुन रहा था, बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया। उनको पूरा नॉलेज भारतीय जनता पार्टी के बारे में और देश की राजनीति के बारे में, उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूं। परंतु जो आप कह रही हैं, ये तात्कालिक मुद्दे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, स्थापना के समय पंच निष्ठाएं तय की गई बीजेपी की लेंथ ऑफ लाइन क्या रहेगी, कैसे काम करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा तो क्या कहेगा कि हम क्यों दूसरों पार्टी विद द डिफरेंस कहते थे भारतीय जनता पार्टी को, तो वो आज भी पार्टी विद द डिफरेंस है। पंचनिष्ठाएं वो जो तय की गई, वो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहली थी हमारी राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकात्मकता। हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो राष्ट्र एक रहे। हमारा राष्ट्रवाद सबसे पहली प्राथमिकता है। प्रभात जी भी ये कह रहे थे, लोकतंत्र में पूर्ण भरोसा। दूसरा है लोकतंत्र। तीसरा सामाजिक आर्थिक विषय पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषण मुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके। चौथा सकारात्मक। ठीक है, नहीं, सिद्धांत और विचारों की बात हम यहाँ पर अलग छोड़ दें, लेकिन जो यहाँ पर रोजी रोटी का मुद्दा है वो जब यहाँ पर सामने आता है, कहते हैं ना कि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता है। जब ये समस्याएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी तो फिर क्या लोग इन सारी चीजों को देखेंगे और समझेंगे? कायनाथ जी, मेरी बात सुनिए आप। कोई इस देश में भूखा नहीं मरेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए। हर पेट के लिए अन्न हम ही दे रहे हैं। हर घर में चावल, दाल, चीनी, नमक, घी, सबकी व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर रही है। पहले तो 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, कभी नहीं सोचा। चलिए, बस एक आखिरी मैं कमेंट यहाँ पर प्रभात त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगी। प्रभात जी, विपक्ष के लिए चुनौती और बीजेपी के लिए चुनौतियां किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आज के इस वक्त में? देखिए कायनाथ जी, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब में बड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने 120 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है, और भारत एक शक्तिशाली राज्य है और राष्ट्र है, और हम लोग पड़ोसी देशों को भी मदद कर रहे हैं। अभी श्रीलंका को हमने बहुत मदद दी है। तो ये हालात भारत के अंदर पैदा ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, और हमें अपनी महंगाई को कंट्रोल करते हुए सबके साथ, सबके विकास के साथ डेवलपमेंट और हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो हमें मजबूत करनी है, और हमें प्रोडक्शन बहुत करना है। हमें आत्मनिर्भर, जैसे एक भारत एक श्रेष्ठ एक भारत की बात की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्प की बात की है, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और हम एक बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए अभी और कुछ कदम उठाने जरूरी हैं, प्रयास किए जाने जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी जो है आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अरसे के दौरान बीजेपी ने जो है सत्ता के शिखर को तो हासिल कर लिया है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियां
देश के सामने और उसके पड़ोसी देशों के सामने बनी हुई हैं, उनको देखते हुए चुनौतियां जो हैं कई और दूसरी सामने आ जाती हैं। देखने वाली बात यही रहेगी कि मौजूदा सरकार जो है, केंद्र की बीजेपी सरकार, इन चुनौतियों से सामना कैसे करती है और जिस तरीके से वो अभी तक आगे बढ़ रही है, क्या उसी प्रकार से उन चुनौतियों के साथ भी वो आगे बढ़ती रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।